अर्हन्ता ओम ह्रीं नमो सिद्धा ओम ह्रीं नमो आयर्या ओम ह्रीं नमो उवज्झाया ओम ह्रीं नमो लोवे सव्वसाहु ऐसो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आज खास धनतेरस के दिन को हम भी खास तरीके से मनाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सपना जी उके जुड़ रही है और धनतेरस का महत्व क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और भारत सरकार ने आज के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 6वां आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे और हम कुछ अपने आयुर्वेद से अपना पोषण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। भाइयों और बहनों, देखिए कोई भी चीज, एक जमीन होती है, घर होता है, मकान होता है, झोपड़ा भी होता है, तो उसकी हम सुरक्षा करने के लिए बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री चार दीवारी होती है। तो इसी तरह हमारी सुरक्षा के लिए भी एक चार दीवारी बनी है। जिस तरह से पहले जमाने में सिपाही लोग लड़ाई करते थे, जंग जीतने के लिए तलवार का उपयोग करते थे, तो तलवार की सुरक्षा के लिए भी एक म्यान होती थी जिसमें तलवार को रखा जाता था। तो हमारे सुरक्षा के लिए भी एक म्यान बनी है। इसमें भी चार बाउंड्री, चार तरह की दीवारें हैं। तो इसमें इस म्यान का पहला अक्षर है एम। एम फॉर मेडिटेशन। दूसरा आ जाता है वाई। वाई फॉर योगा। तीसरा आता है ए फॉर आयुर्वेद। चौथा है एन फॉर नेचुरोपैथी। तो हमारे सुरक्षा के लिए जो म्यान है, इस म्यान में मेडिटेशन, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, ये सब चारों एक हमारी सुरक्षा कवच है हमारा। ये चारों को अगर हम अपना लेते हैं तो हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और इसी म्यान का जो आयुर्वेद है, वो आज हम उस आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में बात करने के लिए हमारे साथ सपना जी जुड़ी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी, आपसे निवेदन करता हूं, आप सपना जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी, साथ लो। Very, very, very good morning to you, everyone. Yes, top in the world, we are the best in the world. इसका कारण क्यों we are the best in the world क्यों है? क्यों कि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और भारतीय संस्कृति की देन कितनी है, उन्होंने दिए ऐसे 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 अवदान विश्व के लिए जो है वरदान। तो भारतीय संस्कृति की अपनी एक विशेषताएं है। तो भारतीय संस्कृति में बहुत सारे त्योहार आते हैं और ये सारे त्योहार क्या करते हैं,
तन मन घर सबको एकदम साफ सुफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। दीपावली की सफाई तो हो चुकी है, चलिए आइए शरीर की सफाई करते हैं, मन की सफाई करना जरूरी है। क्योंकि केवल घर चमकाने से, गाड़ी चमकाने से और चमकीले कपड़े पहनने से हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। तो हमारा जीवन सुखी होने के लिए क्या चाहिए हमें? स्वास्थ्य। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्वास्थ्य है। और हम भाग्यवान इसलिए है कि भारत में, देखिए भारत में सबसे बड़ी बात यह है, स्वास्थ्य के लिए सालों से आयुर्वेद अपनी भूमिका निभा रहा है। आयुर्वेद अपनी भूमिका निभा रहा है, इसीलिए आदरणीय मोदी जी जो योगा को विश्व पे लेवल पर लेके आए, उन्होंने ही यही सोचा कि आयुर्वेद ने इतना योगदान दिया है और हमें स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया है, तो ये दिवस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना बहुत आवश्यक है। और इसका नाम है धन्वंतरी। मेन तो धन्वंतरी है। तो हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार के रूप में देवता है, ये आयुर्वेद के प्रवर्तक है, ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो दीपावली के पर्व पे धनतेरस में भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, और इसी उन्होंने ही आयुर्वेद का प्रादुर्भाव किया है। ये चिकित्सा करने वाले हैं आयुर्वेद की, और ये आरोग्य की देवता भी माने जाते हैं। तो ऐसे भगवान जो हमें स्वास्थ्य के लिए इतना मार्गदर्शन करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्वास्थ्य समस्याओं को आयुर्वेद केवल दवा देकर बेहतर ही नहीं करता है, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा से हमें ठीक करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये जो समस्या है बीमारियों की, इसको जड़ से निकालने का काम आयुर्वेद करता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, सबसे दी टॉप बात, द बेस्ट बात आयुर्वेद में है, इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आइए आज पोषण के लिए आयुर्वेद और पोषण, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी है, वो भी डॉक्टर है। तो हम भाग्यवान है, डॉक्टर सुमिता जोगड़ जो आयुर्वेद की हेड है, वो एक एक आयुर्वेद के अच्छे अच्छे लोगों को हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। और ये आयुर्वेद प्रेक्षा ध्यान जैसा ही हमारे सबका जीवन का एक अंग बने, इसीलिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर का एक बार हम सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम सपना जी का। जो सपना है आयुर्वेद का पूरा करने के लिए, जो सपना जी हमारे साथ जुड़ी है, डॉक्टर, BAMS किया है, MD PhD कर रही है, MD तो है ही, PhD कर रही है। सपना जी असिस्टेंट प्रोफेसर श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर, 14 साल का अनुभव है इनको। और कितनी अच्छी बात है और बड़ी बात है कि जिस कॉलेज में ये बड़ी हुई, उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बनी है। तो 2000 में इन्होंने अपना BAMS पूरा किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने MD भी पूरा किया है, और अभी जो PhD कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके कॉलेज में OPD चलती है, तो उस OPD में स्वास्थ्य रक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम किया जाता है, जो लाइफ डिसऑर्डर के लिए, मतलब लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को देखना, उसका अभ्यास करना, आहार विहार और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से उसको ठीक करना, मॉडिफिकेशन करना और उनको बहुत अच्छा बनाना, ये एक विशेष काम इनके OPD में हो रहा है। लगभग उन्होंने आज तक 6 नेशनल पेपर्स लिखे हैं और 6 इंटरनेशनल पेपर भी लिखे हैं। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर चमकने वाली सपना जी आज हमारे साथ जुड़ी है। ये MP के केंद्र और कल्याणम का भाग्य है। हम सब लोग जो जुड़े हैं उनका भी एक भाग्य है। सपना जी, उनके लिए मोस्ट वेलकम करना है। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है और वो भी आयुर्वेद की क्लिनिक चलाते हैं।
और सपना जी का शौक क्या है, मैंने जानने की कोशिश की कितना इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रोफेशन एक बात होती है, हम उस क्षेत्र में भी जाते हैं, फिर भी अपनी एक और कुछ चॉइस होती है, कुछ रुचि होती है। और जिस आदमी को अपना एक कोई छंद होता है, कोई एक हॉबी होती है, जैसे मुझे है, बहुत सारी हॉबीज है, और जिसके लिए मैं जिंदगी भर कभी दुखी नहीं हो सकती, अपने हॉबी में खुश और सुखी रह सकती हूँ, आनंदी रह सकती हूँ। वैसे ही सेम सपना जी को मैरिज काउंसलिंग का इंटरेस्ट है। ये मैरिज काउंसलिंग कर रही है कई सालों से, लगभग आई थिंक जिनसे उनसे बात हुई तो 10 सालों से ये काम कर रही है। और आज की दुनिया में मैरिज काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज परिवार टूट रहे हैं, तो टूटते परिवार को जोड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसी सपना जी हमारे साथ जुड़ी है। उनके पीएचडी के बारे में तो वही बताएंगे कि वो क्या कर रही, क्योंकि इस बारे में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है। परंतु आज का दिन बहुत सुंदर है। धनतेरस के दिन में ये आयुर्वेद का दिन मनाना एक शुभ योग है। और इसके साथ सपना जी और एमपी के केंद्र त्रिवेणी संगम तो भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है, उजागर करने दिलो दिमाग को दीपावली आती है। घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में, घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में, अनेक समस्याओं से घिरे हैं हर व्यक्ति, अनेक स्वास्थ्य के प्रॉब्लम से जुड़े हैं। तो आइए राष्ट्रीय आयुर्वेद के दिन निमित्त कैसे स्वस्थ हो, कैसे मस्त रहे, ये जानने के लिए हम सुनते हैं सपना जी को। तो मोस्ट वेलकम सपना जी। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करता है। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम सपना जी। मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। ओम आराम। यस सपना जी, you can take your charge. Mic hand over to सपना जी। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। मैं सबसे पहले एमपी के फिटनेस क्लासेस एंड कल्याणम योग केंद्र को धन्यवाद देती हूँ और आपका सबका स्वागत करती हूँ ये कार्यक्रम में। सपना जी, एक मैं और जोड़ना चाहूंगी कि डॉक्टर सपना जी ने कोरोना के टाइम में पीपीई किट पहन के पेशेंट्स का भी इलाज किया है और बहुत सेवा दी है। करीब 2 महीने तक इन्होंने टेलीफोनिक काउंसलिंग हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, इस पे इन्होंने काम किया है। और जैसे पेशेंट्स को कहाँ बेड अवेलेबिलिटी होती है, इसके लिए नागपुर एनएमसी ने एक पोर्टल शुरू किया था, तो उसका पूरा चार्ज सपना जी के पास था। और सुबह से लेकर रात तक उनकी टीम पेशेंट्स को हेल्प करती थी कि कौन से हॉस्पिटल में कहाँ बेड वैकेंट है, और पेशेंट्स को मिलने के बाद भी उनको फोन करते थे कि आपका सही इलाज हो रहा है, आपको बेड मिला या नहीं। तो इसके लिए भी मैं उनको अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरीके से अच्छा काम किया है। और वैसे आज 6th नेशनल आयुर्वेद डे है और इस साल की थीम है पोषण फॉर आयुर्वेद, आयुर्वेद से पोषण। तो ये बहुत ही सुंदर इस साल की थीम है और वो सही में एक औषधि महाभेषज है। सपना जी आप शुरू करें। सबसे पहले मैं आयुष मिनिस्ट्री और भारत सरकार का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। मैं और मेरे तरफ से सभी आयुर्वेद कर्मी जो है, आयुर्वेद फील्ड में जो लोग काम करते हैं, सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स, वो सब धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि 6 साल से आयुष मिनिस्ट्री और भारत सरकार ने नेशनल आयुर्वेद डे शुरू किया है और उसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय योगा डे शुरू किया है। उसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि इस वजह से आयुर्वेद को बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। मतलब जो अपन बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो हाँ बिल्कुल आयुर्वेद को बहुत अच्छे दिन आए हैं, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। नेशनल आयुर्वेद डे अपन मनाते हैं धनतेरस के दिन। धनतेरस होता है, भगवान धन्वंतरी को अपन नमन करते हैं और उनका जो प्रकट दिन बोलते हैं अपन, उस दिन अपन
धनतेरस या फिर नेशनल आयुर्वेद डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी इस साल की जो थीम है वो है आयुर्वेद से पोषण। जिस तरह WHO की हर साल की थीम रहती है और पूरे वर्ल्ड उस पे काम करता है, उसी तरह आयुष मिनिस्ट्री या भारत सरकार नेशनल आयुर्वेद डे के दिन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के दिन एक थीम देती है और इस साल की थीम होती है आयुर्वेद से पोषण। तो पूरे साल आयुर्वेद से मतलब पोषण किस तरह कर सकेंगे अपन, इस बारे में सोचा जाएंगे, इस बारे में अलग अलग कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर किया जाएगा। सबसे पहले पोषण क्या है? पोषण इज इक्वल टू न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन का एक मैं सीधा डेफिनेशन बताती हूँ आपको, वो है ओके। तो न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। ओके, तो अपन जो खाना खाते हैं वो किस किस चीज के लिए यूज होता है? जैसे अपन गाड़ी में पेट्रोल डाले बिना अपनी गाड़ी शुरू नहीं होती, वैसे अपने शरीर में जब तक अपन आहार ग्रहण नहीं करेंगे तब तक अपना शरीर का कोई भी कार्य अपन कर नहीं सकते। जो बेसिक कार्य है, जो स्पेशल कार्य जो अपन करते हैं, सबका प्रोफेशन रहता है और सभी मतलब जिंदा रहने के लिए, मतलब जैसे अपना बोला है योग शास्त्र बोला है कि या फिर आयुर्वेद में जो बोला है कि 4 पुरुषार्थ है आदमियों के, है ना। तो जो लास्ट वाला पुरुषार्थ है मोक्ष, उसे प्राप्त करने के लिए भी अपना शरीर ये बहुत सुदृढ़ होना आवश्यक है। अगर अपना शरीर अपने को साथ नहीं देगा, अगर वो स्वस्थ नहीं होगा तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शरीर का महत्व जितना आत्मा का महत्व है उतना ही शरीर का महत्व है। और वो शरीर को अच्छा रखने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए अपना आहार प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन बताई गई है वो है कि अपने को फूड लेना है। फूड काय के लिए लेना है? जो अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज होगा, जो अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब उसमें 2 प्रक्रिया आती है, एक तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये दोनों प्रक्रिया के लिए आहार योग्य होना बहुत जरूरी है। और थर्ड है रिपेयर का मतलब क्या है कि अपने शरीर में जो कुछ हानि होती है उसको भरपाई करने के लिए आहार बहुत जरूरी है। ओके, मॉडर्न साइंस की माने तो पोषण या फिर डाइट, उन्होंने जो मेन न्यूट्रिएंट्स है उनको 6 भागों में विभक्त किया है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इसमें आता है कि अपने जो सीरियल्स आते हैं या फिर मिलेट्स आते हैं वो सब आते हैं। सेकंड है प्रोटीन, जिसको अपन प्रथिने बोलते हैं, है ना। तो ये अपने को मिलते हैं दालों से या फिर नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनको नॉनवेज से। उसके बाद होता है फैट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है विजिबल फैट और एक है नॉन विजिबल फैट। जैसे अपन डायरेक्ट तेल, तुप, घी खाते हैं तो ये सब विजिबल है क्योंकि इसमें अपने को दिख रहा है कि वहां फैट्स है। लेकिन इनविजिबल जैसे अपन तिल खाते हैं, अपन जो मूंगफली के दाने खाते हैं, सिंगानी जो बोलते हैं अपन, तो उसमें अपने को दिखता नहीं, लेकिन उसमें देयर इज फैट इन इनविजिबल फॉर्म। ओके, उसके बाद आता है ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों जो है ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब मुख्यतः जो न्यूट्रिएंट्स के 2 प्रकार के हैं, एक माइक्रो और एक माइक्रो। ओके, MACRO और सेकंड इज MICRO। मतलब जो अपने को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए दैट इज माइक्रो, एंड जो अपने को कम क्वांटिटी में चाहिए और दैट आर माइक्रो। ओके, तो ये हो गए माइक्रो, जो मैंने 3 बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बाद में आते हैं माइक्रो, उसमें आते हैं विटामिन, मिनरल, ये है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वाटर, है ना। न्यूट्रिएंट्स में 6 जो प्रकार के हैं उसमें उन्होंने वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा बताया है।
और अभी आजकल में ऐड किया है रफेज। रफेज मतलब फाइबर, है ना, जो अपन जैसे किसी फ्रूट का जूस निकालते हैं और उसके बाद जो उसका ये चौथा पल्प बचता है उसको अपन बोलते हैं फाइबर। और ये फाइबर अपने बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फाइबर क्या होता है कि इसका पचन नहीं होता, ये डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये एज इट इज अपने इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाके वो वाटर को अब्सॉर्ब करता है। तो अपनी जो इंटेस्टाइन मूवमेंट्स है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, या फिर लोकल लैंग्वेज वगैरह अपन ने कहा तो अपना जो स्टूल पासिंग प्रोसेस है वो बहुत इजी बनाता है ना। मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन की किसी को तकलीफ है तो अपन अगर फाइबर युक्त तो उसको पोषण आहार दे तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। ओके, लेकिन ये हो गया मॉडर्न साइंस। लेकिन जब बात आती है आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद मानता है कि मॉडर्न साइंस क्या मानता है कि सबके लिए पोषण सेम। ओके, सबके लिए पोषण सेम है। मतलब एक व्यक्ति को जितना लगता है, जैसे उन्होंने कैलोरी वाइज डिवाइड किया है डाइट को यूजुअली, तो जैसे 18 साल की बच्ची है, 18 साल का लड़का है या लड़की है, तो 18 साल के लड़की के लिए एक ही खाना, एक ही कैलोरी का खाना, 18 साल के लड़कों के लिए एक ही खाना, छोटे बच्चों के लिए किसी भी तरह का हो उसको सेम ही खाना देना है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेद हर व्यक्ति को अलग मानता है कि मैं अलग हूँ, आप अलग है, आपकी बॉडी सिस्टम अलग काम करती है, आपकी प्रकृति अलग है, आपके डाइजेस्टिव पावर अलग अलग है सबका, तो ये इस तरह से मानते हैं। तो आयुर्वेद में आहार को बहुत महत्व दिया है। आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों को उपस्तंभ माना है। जिस तरह से बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, पिलर के बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाती, उस तरह से अपना शरीर या फिर अपना आयुष्य ये आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इस पे टिका हुआ है। और सबसे पहले जो उपस्तंभ बताए वो है आहार, है ना। सबसे पहले मतलब ग्रेडिंग जब की है उसमें उन्होंने आहार को पहले लिया है। तो आहार का इतना महत्व है। तो आयुर्वेद में आहार का बहुत 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 वर्णन है और उसका इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन मुझे दो श्लोक बहुत पसंद आते हैं जो आयुर्वेद में आहार के बारे में वर्णन किए हैं। एक है आहार संभवो वस्तु रोगश आहार संभव। मतलब इसका मतलब होता है कि अपनी जो बॉडी है वो आहार से बनी है। मेरा आवाज आ रहा है बराबर? हेलो, आ रही है। ओके। अपना जो शरीर है वो आहार से बना हुआ है और अपने को जो व्याधि होती है वो भी आहार से होती है ना। मतलब अपन जो कुछ लेते हैं उससे अपना पोषण भी हो रहा है और अपने को जो व्याधि हो रही है वो भी उससे से हो रही है। मैं सिंपल उदाहरण देख के बताती हूँ। दूध अपन बोलते हैं कि बहुत पौष्टिक है, बहुत जीवनीय है, लेकिन अपन अगर वो दूध अपन प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर क्वालिटी का लेते हैं तो उससे बॉडी ग्रोथ करेंगी, मतलब अपना वजन बढ़ेगा, अपनी हाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर वही दूध खराब हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर उसमें कुछ मिलावट है, तो उसी दूध से अपन बीमार पड़ सकते हैं, अपने को कॉलर हो सकता है, अपने को लूज मोशन हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ गया ये मैं जो बोलना चाहती हूँ कि आहार अपनी बॉडी को बनाता है और आहार से ही व्याधि होती है। मुझे लगता है समझ गया है। थोड़ा प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे जरा इजी जाएगा। यस मैम, यस मैम। सेकंड जो मेरा फेवरेट श्लोक है वो है तच्च नित्य प्रेमजित स्वास्थ्य इनानुवर्तते अजातनाम विकारणम अनुत्तिकरम चयत। इसका मतलब होता है कि अपना आहार ऐसा चाहिए कि अपन रोगग्रस्त ना हो, है ना। मतलब अपना आहार अपने को इस तरह से लेना है कि अपन रोग
ग्रस्त ना हो, अपन अपना स्वास्थ्य मेंटेन रहे। ओके। और अगर एक आध बार अपने को व्याधि होती है तो उस व्याधि से प्रतिकार करने की क्षमता अपने आहार में होनी चाहिए है। और उस व्याधि का बल नहीं बढ़ना चाहिए, अपना आहार इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि उस व्याधि का बल नहीं बढ़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपन ठीक हो जाना चाहिए। तो ये आहार के मुख्य दो कार्य है कि एक तो शरीर का पोषण करे, शरीर की ग्रोथ करे, और सेकंडली कि कोई व्याधि ना होने दे। ओके। वैसे आयुर्वेद के दो मुख्य प्रयोजन बताए हैं। तो पहला प्रयोजन है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो अपने व्यक्ति का स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको मेंटेन करो, और दैट इज फर्स्ट प्रयोजन। ये फर्स्ट प्रयोजन बताया है, ये फर्स्ट प्रयोजन बताया। और सेकंड प्रयोजन ये बताया है आतुर से विकार प्रश्न, मतलब जो व्याधियां हुई है उसका प्रश्न करना है अपने को। ओके। तो ये है मैं आप मैंने जैसे बोला आपको कि आयुर्वेद में पोषण की व्याख्या या फिर पोषण का वर्णन अलग प्रकार से किया है, और वो अलग प्रकार से इसलिए किया है कि अलग प्रकार से इसलिए किया है कि उसको मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग पाना है। इसीलिए अपन जो खाते हैं, जैसे खाते हैं उस प्रकार से या उस पे डिपेंड रहेगा कि अपना स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आयुर्वेद में जब पोषण की बात करते हैं तब पहला जो आता है उसको बोलते हैं हम आहार विधि विधान, मतलब आहार किस तरह से लेना चाहिए या फिर पोषण किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह मॉडर्न साइंस में आहार का जो पार्टीशन 6 पार्ट्स में किया है, उसी तरह आयुर्वेद में आहार के मुख्यतः 12 वर्ग किए हैं। और वो 12 वर्ग जो है वो आहार के, एक होता है शुक्ल धान्य। शुक्ल धान्य मतलब अपन जितने कुछ सीरियल्स खाते हैं वो सब शुक्ल धान्य में वर्णन किए है। सेकंड होता है शिम्य धान्य, जो अपने को फली से प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं शिम्य धान्य। तीसरा होता है फल वर्ग, तीसरा होता है फल वर्ग। फिर उसके बाद होता है मांस वर्ग, मतलब जितने प्रकार के मांस है उसका वर्णन किया है। उसके बाद होता है शाक वर्ग। शाक वर्ग मतलब जितने पूरे वर्ल्ड में जितने सब्जियां है उसका वर्णन किया है शाक वर्ग के अंतर्गत। उसके बाद में तेल वर्ग आता है, जितने अपन तेल यूज करते हैं, जो अपन बोलते हैं कि फैट का ये अपना स्रोत है, वो सबका वर्णन आता है तेल वर्ग। उसके बाद दुग्ध वर्ग का वर्णन किया है। दुग्ध वर्ग में सब प्रकार के दुग्ध, उस दही, दूध, ये सबका वर्णन आता है। उसके बाद में आता है इक्षु वर्ग, मतलब जो अपन शक्कर खाते हैं, जो अपन गुड़ खाते हैं, वो सब का वर्णन। उसके बाद में आता है हरित वर्ग। हरित वर्ग में जो कुछ जैसे प्याज है, जैसे जो प्याज है या फिर अदरक है, लहसुन है, जो अपन हरित वर्ग यूज करते हैं वो सब हरित वर्ग में आते हैं। उसके बाद आता है आहार उपयोगी वर्ग, मतलब जो अपन आहार के गुणवर्धन के लिए जो अपन सब्सटेंस यूज करते हैं वो सब होते हैं आहार उपयोगी वर्ग में। ओके। इस तरह से 12 कैटेगरी में आहार का वर्णन किया है। उसके बाद मेन है कि अपन आहार तो लेते हैं, लेकिन वो आहार किस तरह से लेना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आयुर्वेद में बताया है कि आहार विधि विधान, मतलब अष्ट आहार विधि विधान, इसमें बताया है। सबसे पहले जो आता है दैट इज प्रकृति ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस वी टेक। ओके। मतलब आप म्यूट हो गए। अब म्यूट हो गई है, अनम्यूट कीजिए। प्रकृति ये होती है कि
कौन सा आहार रोज किस प्रमाण में लेना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए। तो जैसे माना है कि उड़द ये गुरु होता है ना। हर आहार द्रव्य की एक प्रकृति होता है और उस हिसाब से अपने को प्रकृति उस हिसाब से अपने को आहार ग्रहण करना है। मतलब एखादी अपन जैसे अभी पुरणपोळी खा रहे हैं या फिर उड़द दाल की चीजें खा रहे हैं तो उसको अपन वो यूजुअली गुरु होती है, वो यूजुअली गुरु होती है, तो उसको अपन कम प्रमाण में खाए। या फिर जैसे अपन मुरमुरे खा रहे हैं तो उसको लघु होते हैं तो अपने को उसको थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खाना है। कुछ चीजें स्वभावतः शीत होती है ना। अपन पानी कितना भी बॉइल करें लेकिन वो अपने बॉडी में जाके शीत गुण उत्पन्न करता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मेन बताइए शीत। ओके कुछ चीजें उष्ण होती है, वो पर्टिकुलर उष्ण होती है। तो जो प्रकृति पित्त प्रकृति के लोग हैं उन्होंने गर्म चीजें कम खानी चाहिए, ऐसा है। या फिर वात और कफ प्रकृति के व्यक्ति ने उष्ण चीजों का वापर ज्यादा करना चाहिए। तो जो जिस द्रव्य की जो प्रॉपर्टीज होती है उस समय अपने को आहार सेवन करना है। सेकंड होता है संस्कार। जैसे अपन संस्कार का मतलब होता है कि उस पे अपन जो प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया से वो आहार का वर्धन होता है, आहार के गुणों का वर्धन होता है, उसको बोलते हैं संस्कार। जिस तरह से आयुर्वेद में होता है कि अपने को स्प्राउटेड चीजें बहुत नहीं खानी, लेकिन अभी अपन एज मॉडर्न में अपन सुनते हैं कि अपने को स्प्राउट खाना है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। तो वो स्प्राउट अपन अगर खाएंगे ऐसे के ऐसा ही कच्चा खाएंगे तो उससे वात की वृद्धि होगी। लेकिन अगर वात की वृद्धि ना होना है तो उसको थोड़ा सा तेल मिर्च थोड़ा सा काली मिर्च डाल के थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा तेल डाल के उसको अपन संस्कारित अगर करते हैं तो उसका जो वात वृद्धि का जो भाव है वो कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है संयोग। संयोग का मतलब होता है कि कौन से दो चीजें कंबाइन करके आप खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। जैसे यूजुअली बोलते हैं कि दूध और फिश अपन नहीं खा सकते क्योंकि इनकी अपने बॉडी पे अच्छा प्रक्रिया नहीं होती। उसके बाद देश होता है। देश मतलब अपन जहाँ रहते हैं उस हिसाब से अपन ने खाना खाना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि अपन रोज चाइनीज खा रहे, रोज बर्गर खा रहे, रोज पिज्जा खा रहे, उसका इफेक्ट अपने बॉडी पे हो रहा है। तो अपन जिस तरह के देश में अपन रहते हैं उस तरह का खाना अपन ने खाना चाहिए, ये होता है। तो उसके और जो देश में जो पिकता है मतलब जिस चीज का कल्टीवेशन अपने देश में हो रहा है वही चीज अपने लिए हितकारक है और वो चीजें अपन ने खानी चाहिए। ये होता है देश का विचार, है ना। ये सब विचार मॉडर्न साइंस वाले नहीं कर रहे, है ना। उसके बाद में होता है राशि। राशि के दो प्रकार किए गए हमने आयुर्वेद में। एक है परिग्रह, मतलब पर्टिकुलर एक एक आहार द्रव्य का प्रमाण कितना चाहिए आपके आहार में। जैसे अपन मॉडर्न साइंस की सबसे अगर सोचे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए, फैट की मात्रा चाहिए कितनी, और होता है कि पूरा एज अ मील अपने को खाना कितना खाना चाहिए, है ना, ये होता है। उसके बाद में उपयोगिता। उपयोगिता मतलब अपन जो मैं खाना खा रही हूँ आप खाना खा रहे, ये होता है उपयोग। तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि मेरे लिए क्या योग्य है, मेरे लिए क्या अयोग्य है, मेरी प्रकृति किस तरह से है और मेरे लिए कौन सा आहार हितकारक है। ये अपने डिसाइड अपने को अपने करना आना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मैं कल बहुत हेवी खाना खाए या फिर मेरी नींद नहीं हुई कल या फिर मुझे अजीर्ण हुआ है तो मैं आज एकदम सुपाच्य खाना खाऊंगी। इसको बोलते उपयोगिता। मतलब मैं आज एकदम हल्का खाना खाऊंगी या फिर आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, है ना। ये डिपेंड होता है खुद की बॉडी को समझ लेना चाहिए, है। आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई है उसमें पहला पॉइंट बताया है कि अपन उठने के बाद में अपने बॉडी का अपन ने आदर्श अवलोकन करना चाहिए। मतलब आज मेरी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, किस तरह की कंडीशन है मेरे बॉडी में, और ये सब ध्यान देके अपने खाना खाना चाहिए। मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि सवेरे 9 बजे तो मुझे नाश्ता करना ही है। सबसे पहला नियम
आयुर्वेद में आहार का पता है कि जब आपको भूख लगती है तभी आपको खाना खाना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा ऐसा होता है यूजुअली आजकल अपन जो वर्किंग स्टाइल जो अपना है कि 9 बजे अपन नाश्ता कर लेते, फिर लंच टाइम में जैसे 1 से 2 लंच कर लेते और शाम को अपन डिनर करते, अपने को भूख रहे या ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपने को भूख है और अच्छी भूख है तभी अपन ने खाना खाना चाहिए। तभी एक्चुअली क्या होता है कि लोग टाइम हो गया और खाना खा ले, तो इससे क्या होता है कि जो पुराना वाला अपन ने आहार लिया है और अब तक पचा नहीं है, तो ये आहार आगे वाला कैसा पचेगा। तो इसके वजह से अपने बॉडी में आम निर्मित होती, आम निर्मित, और आम निर्मित सब रोगों का कारण बताया है ना। इसीलिए सबसे पहली बात कि अपन ने जब अपने को भूख लगती है तभी खाना खाओ, तब वो खाना अपने बॉडी में अच्छा उसका पचन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और अपने को उसके जो बेनिफिट्स है वो अच्छे मिलेंगे। उसके बाद में आयुर्वेद में जो बताया है आहार परिणाम कारक भाव, ये होते हैं 6, उष्मा, वायु, क्लेद, काल, समयोग, है ना। ये 6 होते हैं। मतलब अपन ने खाना कैसा खाना चाहिए, पहले उष्मा, तो उष्मा अपने बॉडी की डाइजेस्टिव पावर, अपने बॉडी का जो डाइजेस्टिव पावर रहता है उसको प्रॉपर रखने के लिए मैं वही बता रही, प्रॉपर रखने के लिए भी अपना खाना उत्तम बनाना चाहिए, अपने दिनचर्या अच्छे रहना चाहिए, अपना विहार अच्छा रहना चाहिए, अपने बॉडी में उतने प्रकार की डाइजेस्टिव कैपेसिटी रहनी चाहिए कि अपन जो आहार ले रहे उसको पचा सके। फिर दूसरा है वायु। वायु का मतलब है कि अपन ने इस तरह आयुर्वेद ने बोला है कि जो अपनी कैपेसिटी रहती है उसके 4 आहार लेने की कैपेसिटी जो रहती है उसके 4 भाग करने चाहिए। एक भाग होना चाहिए ठोस अन्न के लिए, मतलब जो सॉलिड फूड रहता, एक भाग चाहिए द्रव के लिए, मतलब इसको हम बोलते हैं त्रिकुक्षीय, मतलब 3 पार्ट्स किए जाते हैं स्टमक के। एक भाग में होता है ठोस आहार, एक भाग में होता है द्रव्य आहार, और जो थर्ड पार्ट रहता है वो वायु के लिए तुमको छोड़ना है, मतलब वो ऐसे ही छोड़ना है आपको कि आहार का पचन अच्छा हो सके। फिर है क्लेद। क्लेद मतलब जो मॉइस्चर रहता है आहार में, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चर की क्वांटिटी रहती है वो आहार में आपको लेनी है। इसका मतलब है आपके आहार में क्लेद रहना चाहिए, आपके आहार में मॉइस्चर रहना चाहिए, आपके आहार में लिक्विड पार्ट होना चाहिए, है ना। ये कैसा होगा कि जब अपन फ्रेश आहार लेंगे, जब अपन ताजा गरम गरम आहार लेंगे तो अपने आहार में क्लेद होगा। जैसे जैसे आहार बासी हो जाता है उसकी जो क्लेद है या फिर मॉइस्चर है वो कम हो जाता है ना। बाद में स्नेह प्रॉपर रहना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि अपन रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं और उसमें अपन आप अगर देखेंगे घानी का तेल, जो परंपरागत घानी का तेल यूज करते थे और अभी रिफाइंड ऑयल जो यूज करते उसमें अपने को दिखता है कि स्निग्धता कम हुई है ना। तो जब से ये रिफाइंड ऑयल आया है अपने इंडिया में आर्थराइटिस का प्रमाण बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो स्नेह आवश्यक है अपने आहार में वो अपने आहार में मिल नहीं रहा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जिस तरह का पहले का अपना आहार था, अपने भारतवर्ष का आहार बहुत ही श्रेष्ठ पता है, तो जिस तरह का आहार था उसी बैक टू गोल्डन एरा, मतलब अपने को पीछे जाना है। अपने दादी लोग, अपने नाने लोग जिस तरह का आहार लेते थे, अपने घरों में जिस तरह का आहार बनता था उसी तरह का आहार अभी लो, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद और अलग एस्पेक्ट्स है कि कैसे कैसे आहार होना चाहिए। एक तो है पहला शीत आहार, मतलब जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं जिनको एसिडिटी होती है, जिनको हमेशा ये एसोफेगस में जलन होती है, उन्होंने शीत प्रकृति का आहार लेना चाहिए। शीत प्रकृति का आहार मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि प्रकृति होती है प्रत्येक आहार वर्ग की, आहार द्रव्य की, तो शीत मतलब जो कुछ क्या बोलते हैं उसको, शीत मतलब कोल्ड प्रकृति ठंडा होता है, ठंडा
ठंडा जो है उस तरह आहार लेना चाहिए। जैसे ठंडा आहार अपन बताते कि क्या क्या होता है उसमें, दुग्ध आता है, दूध आता है, फिर अधिकाधिक द्रव जो फ्रूट्स होते हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स ये शीत प्रकृति के होते हैं, है ना। तो ये सब आहार लेना चाहिए। फिर सेकंड है उष्ण आहार। उष्ण आहार किसको लेना चाहिए? जिनके बॉडी में बहुत मेद बढ़ गया, बहुत कफ बढ़ गया, उन्होंने उष्ण आहार लेना चाहिए ताकि उनके बॉडी में कफ जमा ना हो और उनको आहार के पूरे गुण मिले। फिर उसके बाद में स्निग्ध, मैंने आपको जो बताया कि स्निग्ध की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद में आता है रुक्ष। तो जिनका शरीर बहुत रुक्ष है, बहुत स्निग्ध है, जिनके बॉडी में बहुत कफ की, बहुत मेद की, बहुत क्लेद हुआ है, जैसे अपन स्किन डिसीज में सोचते हैं कि उसमें रुक्ष आहार की आपको जरूरत होती है, तो आपको रुक्ष आहार उसमें लेना है। फिर आता है द्रव आहार। जिनके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है हमेशा हमेशा, या फिर रसक्षय होता है, मतलब किसी की बॉडी देखने में अपने को पता चलता है कि ये बहुत रुक्ष है, इसमें रस जो प्रेरण काम होता है रस धातु का, वो रस धातु बहुत कम है, तो उन्होंने द्रव आहार लेना चाहिए। उसके बाद में एककालीन मतलब जिनकी पचन शक्ति बहुत कम है, जो आहार पचा नहीं पाते, जैसे कोई वैद्य से उठकर अपनी डाइजेस्टिव पावर बहुत कम होती है, तो उन्होंने थोड़ा कम आहार लेना चाहिए, उसका क्वांटिटी कम लेनी चाहिए, उसको अपन बोल सकते एककालीन आहार। दूसरा होता है द्विकालीन, मतलब जिनकी डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी है और जो पूरा खाना हुआ पचा सकते, वो है द्विकालीन आहार। फिर औषधि युक्त, तो ये अलग अलग प्रकार है। उसके बाद में और वही आयुर्वेद में वही सब चीजें बताई कि उष्ण आहार लेना चाहिए, फिर स्निग्ध आहार लेना चाहिए, फिर मात्रा पूर्वक लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आहार की मात्रा कैसे डिसाइड होंगी। तो अपने लिए जितना आहार चाहिए उसकी क्वांटिटी जो है वो डिपेंड है अपने एज पे कि व्हाट इज अवर एज ग्रुप, उस पे अपनी क्वांटिटी डिपेंड होगी। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी अग्नि कैसी है, मतलब मेरे डाइजेस्टिव पावर कैसी है, उसी हिसाब से मेरा आहार डिसाइड होना चाहिए। मतलब मेरे एज के कुछ लोग 2 रोटी खाते हैं, कुछ लोग 3 रोटी खाते हैं, तो हर बॉडी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से खाना चाहिए। अगर मेरे डाइजेस्टिव पावर कम है और मैं 3 रोटी खाती हूँ, 4 रोटी खाती हूँ, तो मेरे बॉडी में आम उत्पत्ति होगी और उसे अलग अलग तरह के डिसीज होंगे, है ना। उसके बाद में बता ऑक्यूपेशन। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत वर्किंग है, मतलब आप बहुत काम करते हैं, तो आपका आहार थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऑक्यूपेशन बहुत सीडेंटरी है, मतलब आप सिर्फ ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो अपना आहार की मात्रा जो है वो कम रहना चाहिए। और उसके बाद वो आता है टाइप ऑफ डाइट, वही कि अपन क्या खा रहे हैं, उसकी प्रकृति कैसी, वो गुरु है, वो लघु है, उष्ण है, वो शीत है, इस तरह से टाइप ऑफ डाइट पे डिपेंड है आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड, ये होता है। तो वही सादे सादे नियम पता है। एक तो अपना आहार उष्ण चाहिए, अपना आहार शीत चाहिए, स्निग्ध चाहिए, फिर मात्रा पूर्वक चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे मेन रूल है यू मस्ट टेक योर फूड आफ्टर प्रीवियस फूड गेट डाइजेस्ट। जब तक पहले का लिया हुआ आहार पचता नहीं, तब तक अपने आहार लेना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है वीर्य विरुद्ध, मतलब जैसे अपन आजकल देखते हैं कि कोल्ड कॉफी लेते हैं, है ना। कॉफी का जो गुण होता है वो होता है उष्ण, और अपन उसको बर्फ के साथ ले रहे हैं, तो बर्फ का जो है वो शीत होता है, मतलब पानी तो शीत होता है, तो दोनों चीज अपन मिक्स कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट अपने बॉडी पे होता है। जिस तरह अपन लेते हैं ये अपना कस्टर्ड लेते हैं, है ना, तो कस्टर्ड पे अपन मैक्सिमम फ्रूट्स यूज करते हैं और दूध यूज करते हैं। दूध का जो प्रॉपर्टी है वो है शीत, है ना, या फिर उसका जो अपन रस बोलते हैं, हम लोग टेस्ट बोलते हैं, रस अलग चीज होती है, तो ये मधुर होता है। और जो मैक्सिमम जो फ्रूट कस्टर्ड में जो कुछ
फल यूज होते हैं वो सब अम्ल होते हैं। तो अपन ये अम्ल और मधुर का कॉम्बिनेशन करें, ये सब गलत है, ये ऐसा लेना नहीं चाहिए। तो इस तरह का सोच के अपने को लेना है। फिर है इष्ट देश, जहाँ जिस देश में अपन रहते हैं उस देश में अपने को उस देश के हिसाब से अपने को आहार लेना है ना। जहाँ पे जैसे अपन देखते हैं कि आजकल अपन डोसा, इडली ये हर सीजन में खाते हैं, लेकिन अगर अपन ग्रीष्म में खाइए सब, जब बहुत उष्णता रहती है वातावरण में, तब इसका अलग अलग इफेक्ट अपने बॉडी पे होता है ना। तो इसीलिए अपने हिसाब से अपने देश में कैसा सीजन है उस हिसाब से अपने को ये करना है। उसके बाद आता है प्रॉपर यूटेंसिल्स। अपन आजकल क्या कर रहे हैं कि अपन यूटेंसिल्स अपना ब्लैक मेटल यूज कर रहे हैं, या फिर अपने घरों में मैक्सिमम जो बर्तन रहते हैं वो एल्यूमिनियम के रहते हैं। और अभी तो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे साइंटिफिक वर्क हुआ है कि एल्यूमिनियम या फिर ब्लैक मेटल जो है, ये जब अपन बॉईल करते हैं, जब अपन उसको गैस पे रखते हैं, तो ये उसके जो एल्यूमिनियम रहता है वो छूटता है, मतलब उसका वजन कम हो रहा है। जैसे अपन ने नया बर्तन लाए और 6 महीने के बाद उसको अपन वजन करेंगे तो उसका वजन कम हो जाएगा। तो ये सब अपने आहार में एब्जॉर्ब हो रहा है ना। या फिर ब्लैक मेटल जो कोटिंग रहते हैं ब्लैक मेटल की, वो एब्जॉर्ब हो रही है अपने बॉडी में। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने जो किचन है वहां की यूटेंसिल्स प्रॉपर होने चाहिए। मतलब जैसे स्टेनलेस स्टील होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं है। या फिर जो अपने दादी नानी यूज करते थे मिट्टी के बर्तन, वो बहुत अच्छा है, उसमें जो खाना बनता है उसका अपन बोल सकते कि वो खाने के बाद बहुत अच्छे से पचन होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट फूड होता है। तो प्रॉपर यूटेंसिल्स यूज करना, मतलब अभी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, 1 साल से, कि यूटेंसिल्स चेंज करूंगी, लेकिन 15 दिन हो गए मैंने अपने किचन से अभी एल्यूमिनियम बाहर निकाल दिए कि एल्यूमिनियम यूज नहीं करना। स्टोर के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर कुकिंग पर्पस के लिए एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो उसका बहुत धीरे धीरे वो एल्यूमिनियम अपने आहार में एब्सॉर्ब होकर अपने बॉडी में उसका डिपोजिशन होता है, ठीक है। उसके बाद में बताया कि खाना बहुत जल्दी नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है कि अपन बराबर चबाते नहीं और उसका पचन बराबर होता नहीं। बहुत स्लो नहीं खाना चाहिए कि उससे पता नहीं। और आजकल क्या होता है, टीवी पे एक आधी सीरियल शुरू रहती है और सब जन मिलके खाना खाते हैं, तो अपन कितना खाना खा रहे ये अपने को पता ही नहीं चलता। उतने आहार की अपने को जरूरत है कि ये भी पता नहीं चलता, और बहुत सारा खाना अपन खा लेते हैं, है ना। तो बहुत स्लो भी नहीं, बहुत फास्ट भी नहीं खाना है। बाद में है कीप साइलेंस, मतलब खाना खाते वक्त घर का वातावरण शांतिपूर्वक होना चाहिए, शांतिपूर्वक खाना खाना चाहिए। बहुत बातें भी नहीं करनी चाहिए, बहुत हंसना भी नहीं चाहिए। बहुत क्या होता है कभी कभी डाइनिंग टेबल पे ऐसे टॉपिक छिड़ जाते हैं कि उससे अपन क्रोधित हो जाते हैं, है ना। तो अपनी जो माइंड की अवस्था रहती है वो बहुत प्रॉपर रहनी चाहिए, शांत मन से खाना खाना चाहिए, ताकि वो जो अपन आहार ले रहे हैं उसके पूरे गुण अपने को मिले, है ना। जो अपने अलग अलग भाव बताए, एंगर है, ग्रीडीनेस है, ये सब खाते वक्त अपने अपने मन में नहीं चाहिए, अपना मन एकदम शांत चाहिए। और लास्ट सबसे मेन है एज पर योर बॉडी, जैसी आपकी बॉडी है, जिस तरह से आपकी बॉडी रिक्वायर करिए उस तरह का खाना आप खाओ, है ना। इसके बाद में मैं कुछ आहार विषयक सामान्य सूचना है यहाँ तो वो बताऊंगी। सबसे पहला है कि जब प्रॉपर भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए। सेकंड है कि एटलीस्ट 2 खानों में कम से कम 3 घंटे की गैप रखनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि अपन खाना तो प्रॉपर टाइम भी खाते, लेकिन बीच में चिप्स खा रहे हैं, फिर मूंग खा रहे हैं, फिर कुछ जो ये पैक फूड है वो करना चाहिए, वो कंटिन्यू अपने मुंह शुरू रहता है। तो उससे क्या होता है कि अपना खाना पचता ही नहीं बराबर, तो अपने को उसका गुण जो आहार के जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो मिलते नहीं, और अपना पेट भी खराब हो जाता है। फिर आहार
बहुत नहीं, मतलब जब अपन लंच डिनर या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो अपने को जितनी भूख है थोड़ी सी भूख शिल्लक रहनी चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मैं और खा सकती हूँ, तभी अपन ने स्टॉप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बहुत खा ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी सी भूख रहे इतना खाना खाना है, उतना तब को स्टॉप करना है खाना। उसके बाद में पानी पीने का जो है कि लोग खाना खाते वक्त 2-2 गिलास पानी पी लेते, ऐसा पानी नहीं पीना। मतलब खाना खाने के पहले आधा घंटा तक आपको पानी नहीं पीना है, आधा 1 घंटा तक, और खाना खाते वक्त भी थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, और खाना खाने के तुरंत बाद आपको बहुत सारा पानी नहीं पीना है। उसको अगर पानी पी लेंगे तो पचन बराबर होगा नहीं। तो खाना खाने के बाद नियर अबाउट 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है ना। उसके बाद में बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्रेश फ्रेश कुक खाना खाना है अपने को बासी खाना खाना नहीं। यूजुअली घर में क्या होता है कि जो लेडीज है, यहाँ तो बहुत लेडीज है, और मुझे लगता है कि आहार की जो इंफॉर्मेशन देनी वो लेडीज को देना चाहिए, क्योंकि अपने घर की होम मिनिस्टर लेडीज होती है, वही डिसाइड करती है कि आज खाना क्या बनेगा, आज खाना किस तरह बनेगा, वही डिसाइड करती है। तो ये सब सूचनाएं उनके लिए है कि आप बासी खाना मत खाओ, बासी खाना मत खाओ, क्योंकि एक बार आपने बासी खाना खाया तो वो पूरी साइकिल चलती है कि आज का शाम को बचता है, सवेरे का शाम को बचता है, शाम का सवेरे बचता है, और अपन खाना उतना ही बनाते हो, तो पूरी वो साइकिल चलती रहती है। मतलब रोज अपन थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा बासा खाते ही, तो इसीलिए छोड़ दो उसको, है ना। फिर बताया है कि जो फ्रोजन फूड है या फिर डब्बा बंद पदार्थ जो है, पैक फूड है, उसको ना खाए, उसको ना खाए। साथ में डेयरी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर दी या फिर 0 कर दीजिए, क्योंकि ये सब बनती है मैदे से, और मैदा होता है जो अपन आटा, जो अपना जो गेहूं रहता है ऊपर का जो पार्ट रहता है, ये ब्राउनिश जो पार्ट रहता है उसमें फाइबर रहता है, और मैदा जब बनाते हैं तो वो पूरा फाइबर उसका निकाल देते हैं। मैंने पहले ही बताया कि फाइबर कितना इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी के लिए, इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बंद कर दो अपने खाने में। मैंने देखा है कि जब अपन किराना लाते हैं तो बहुत लोग भर भर के बिस्किट के पुड़े या फिर मैगी के पैकेट बहुत सारे लाते हैं। तो आपने अगर बच्चे को मॉर्निंग में ही बिस्किट दिया तो उसके बॉडी में मैदा चला गया, उसके बाद उसको दिन भर भूख नहीं लगनी है। तो बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, ये सबका सेवन जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। उसके बाद आता है कि खाना बारंबार गर्म नहीं करना चाहिए, है ना। जब अपन उसको बारंबार गर्म करते हैं तब उसके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद यूजुअली क्या होता है कि अपन कुछ पकौड़े तलते हैं, कुछ तलने का काम करते, उसके बाद वो जो तेल रहता है वो अपन बारंबार यूज करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ कैंसरस सब्सटेंस की निर्मित होती है, और इसीलिए वो जो एक बार तला हुआ तेल है वो एक बार में खत्म कर लो, है ना। एफडीए वाले बोलते हैं, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के, कि कोई भी डीप फ्राई करते वो तेल सिर्फ 2 बार यूज करना चाहिए, है ना। तो अपन जो बाहर के समोसे, पकोड़े या फिर ये सब खाते हैं तो वो तेल फेंकते नहीं, उनको बर्बादता नहीं फेंकना तेल, तो वो अपन ने बहुत कम करना चाहिए। अगर तुम महीने में एक बार खा रहे हो बाहर का तला हो तो इट्स ओके, लेकिन जैसे एज पर आवर लाइफस्टाइल कि लोग घर से ब्रेकफास्ट करके निकलते नहीं और फिर बाहर जाके समोसा, पकोड़े, कचौरी ये सब खाते हैं, तो उसका अगर आप बहुत प्रयोग करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। और अपने अपने जो आहार जो बनाते उसमें मैक्सिमम लोहे की चीज यूज करो, और जैसे मैंने बताया कि मिट्टी के बर्तन बहुत यूज करो तो उसकी रिएक्शन होते नहीं। और अपन अगर लोहे की चीज यूज करते हैं तो उसमें से जो आयरन मिलता है अपने को बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद रात्रि
रात का भोजन जल्दी लो, है ना। मतलब रात के भोजन के पहले भोजन में और नींद अपने सोने के टाइम में कम से कम 2-2.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, जी। है ना। फिर और है कि वही मैं बता रही हूँ आपको कि फाइबर युक्त आहार खाइए, है ना। उसके बाद में अपन ने क्या करते हैं अपन लोग कि जैसे अपन मेस का खाना खाते हैं तो अपने को समझ में आता है कि उसकी क्वांटिटी बहुत नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें वो लोग सोडा सोडा ऐड करते। तो प्लीज खाने में सोडे का यूज मत करो आप। अपन वैसे तो डेली यूज में अपन करते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग दाल जल्दी गलनी चाहिए इसीलिए सोडा यूज करते, है ना। ये सब नहीं करना चाहिए। बाद में है कि सिंपल सिंपल बात है कि सबको जो यूजुअली अपन पहले करते थे कि जब चावल बनाते थे तब चावल का पानी, जब चावल पक जाता था तो चावल का पानी निकालते थे। तो अगर आप ऐसे उसमें ऐसा करेंगे तो उसका जो राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो अपने को आजकल डायबिटीज का प्रमाण बहुत बढ़ गया है, वो सब कम होगा। तो प्रेशर कुकर का कम से कम प्रयोग करिए और ओपन पॉट में अपना खाना बनाइए। बस इसके बाद में और एक लास्ट है कि कोशिम्बीर अपने भारतीय आहार में चटनी और कोशिम्बीर का बहुत प्रमाण उपयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग अपने डेली लाइफ में करिए, उससे बहुत अच्छा अपने को विटामिन और मिनरल्स मिलते। तो ये सब कीजिए और बस खत्म करती हूँ मैं। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आहार को हमें कैसे लेना, एक एक पॉइंट को आपने बिल्कुल क्लियर किया, क्या लेना कैसे लेना। तो अभी जिज्ञासा समाधान में आपका कोई भी जिज्ञासा कोई क्वेरी हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम चावल बनाते समय जो मांड रहता है वो अच्छा रहता है चावल में, या निकालना अच्छा रहता है? नहीं, अभी कैसा है देखिए, जब से अपन ने प्रेशर कुकर का यूज शुरू किया है, प्रेशर कुकर में अपन मांड निकाल ले। मैं मटकी में बनाती हूँ चावल हाँ, को तो हाँ, तो ऊपर का मांड थोड़ा निकल लो, उससे वो जो निकल जाता है, वो तो अपने आप निकल जाता है। हाँ, निकल जाता। वही मैं भी वही कर रही हूँ कम से कम 2 सालों से कि ऊपर का जो मांड रहता है वो निकाल लो, है ना। वो जो पानी निथर लो, बाद में उसको पकने दो। वो जो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ता है चावल का। वो एक तो उसको पचने में बहुत टाइम लगता है। अपन अगर मांड निकाल ले तो उसका बहुत क्लेट कम हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, तो निकालना बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के बारे में बताया, खान पान बहुत सुंदर बताया, और जो हम लोग शब्द सुनते थे अब तक उसके बारे में आपने तो बहुत डिटेल से जानकारी दी। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो क्वेश्चन रहे ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। हाँ, आपको कुछ कहना हो? नहीं, सपना जी ने बहुत ही अच्छे से हर चीज को छुआ है। काफी कम समय में इन्होंने बहुत बढ़िया जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स है उसके बारे में अच्छे से बताया है। क्योंकि क्या होता है, ठंडी और गर्म चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। आयुर्वेद में इतना सूक्ष्म वर्गीकरण और इंफॉर्मेशन दी है कि किस बर्तन में क्या खाना बनना चाहिए, कौन से खाने को कितने समय तक पकाना चाहिए, ठंडी चीज के साथ गर्म चीज नहीं मिलाना चाहिए। ये सब अगर पूरा ज्ञान जो हम लोग एक एमडी करते करते 10 साल में मिलाते हैं, वो यदि धीरे धीरे कर करके एमपी के फिटनेस के माध्यम से क्यों ना हो, लोगों को अगर पता चल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और वही सभी ने इसको जिज्ञासा रख के सुनना भी चाहिए। धन्यवाद सपना जी। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया, इसलिए मैं आपका। डॉक्टर सुमिता मेरी क्लासमेट है, हम लोग यूजी पीजी हम लोगों ने साथ में किया है, तो नियर अबाउट 25 साल से हम लोग फ्रेंड्स है और बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी।
मैं उसका हमारी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। मुझे ऐसी दोस्ती है कि मेरे मन में कुछ होता है तो सपना जी जान जाती है, और सपना जी के मन में कुछ होता है तो मैं बिल्कुल समझ लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम और एक क्वेश्चन है, दूध के एब्सेंस में अपन और क्या ले सकते हैं? जो दूध में है हाँ विटामिन, उसके एब्सेंस हाँ, में अपन और क्या ले सकते हैं? दूध के जो है, अभी तो आजकल बोला है ऐसे कि सोयाबीन लेना चाहिए, लेकिन यूजुअली सोयाबीन अपने यहाँ का नहीं है, तो इसका यूज अपन ज्यादा नहीं कर सकते। तो दूध अगर अपने को लेना नहीं है तो अपन फ्रूट्स यदि ले। आपको आप दूध है ना, एक तो दो चीजें, एक तो दूध पचता नहीं है इसलिए लोग नहीं ले पाते, और दूसरी कुछ अभी वेगन करके सोसाइटी होती है, वो दूध और दूध की वो चीजें लोग भी बंद नहीं करके लेते। खाती है। तो इन लोगों के लिए चाय के लिए मैं एक फॉर्मूला रेसिपी बताती हूँ। क्या करना है, अपने को 3 बादाम भिगा देना है रात को पानी में, फिर उसको पेस्ट कर लिया, उसको 1 कप पानी में उबाल लिया, और उसको शक्कर डाल दीजिए और हल्की सी चाय पत्ती डाल दीजिए, आपकी बहुत बढ़िया चाय बन जाएगी। तो वो एक बादाम का दूध बना करके आप उसकी चाय पी सकते हैं। ये एक अच्छा उपाय है। और मेरा जो भाई है वो कम से कम 10 साल से वेगन है, उसने दूध और दूध की चीजें भी छोड़ रखी है। घी बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं क्योंकि मना नहीं कर सकते हर जगह जाते हैं तो। पर हमने उनके ब्लड टेस्ट करके देखा, बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन भी 14 है, और दूसरी चीज है उनके जो कोलेस्ट्रॉल भी एकदम नॉर्मल है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल वो उनका 65 है, जो जनरली लोगों का 40 तक के होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध ही पूरा आहार है, अगर हम उसको छोड़ भी देते हैं तो उसके अंदर का जो कैल्शियम है वो हम दूसरी चीजों से मिला पाते हैं। जैसे हरी सब्जियों में भी कैल्शियम मिल जाता है हमको, बादाम है, खसखस है, मूंगफली का ये है, मतलब काफी सारी चीजों में कैल्शियम रहता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि हमने एक्सरसाइज करना चाहिए, बस तो उससे बराबर है, बिल्कुल। अच्छा लगता है। और एक जब तक अपनी बॉडी ग्रो करती है, मतलब बच्चों में बहुत जरूरी है दूध, लेकिन जैसे अपन 8 साल के हो गए तो उसके बाद अपने अगर दूध नहीं भी लिया तो बाकी चीजों से अपन वो जो दूध में जो कुछ है, जैसे सुमित्रा वाडा ने बताया हरी सब्जियां है ना, तो ये सबसे दूध के जो गुण है वो सब मिल जाते हैं अपने को। और दूध बहुत इंपॉर्टेंट बाद में नहीं है ना, एक बार आपकी बॉडी मतलब ग्रोइंग एज में दूध इज वेरी कंपल्सरी, लेना ही चाहिए, लेकिन अगर बाद में अपने दूध नहीं भी लिया तो चल सकता है, मतलब ऐसा बहुत जरूरी नहीं कि दूध चाहिए, है ना, मैम ऐसा। कर्ड के लिए क्या बोलेंगे आप? कर्ड, दही के लिए? दही के लिए कैसा ना कि हमारे आयुर्वेद में दही बोला है कि रोज नहीं खाना चाहिए, है ना। एक्चुअली यूजुअली होता है दही का बोलते हैं कि ठंडा रहता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से सोचो तो दही उष्ण रहता है ना। और दही खाने के कुछ नियम बताए कि रात को नहीं खाना है, और दही रोज नहीं खाना है, उसको आपको ट्रांसफर करके पैक में अपन रोज ले सकते, वो अपने लिए हितकारक है, लेकिन रोज दही खाना बहुत अच्छा नहीं होता है। नहीं, कोई लोग तो बोलते हैं कि अपनी थाली में दही चाहिए, नहीं देखिए वही, किसी कटोरी तो दही लेना ही है। दही की मात्रा है ना 5 से 10 ग्राम, अच्छा, 2 चम्मच दही काफी है। 1 कटोरी बाउल भर के दही खाना बीमारियों को निमंत्रण देने के लिए है। पर जिसकी अग्नि अच्छी है, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जो ठंडे प्रदेश में रहता है जैसे पंजाब है, कश्मीर है, उन लोगों ने 50 ग्राम घी दही खा भी लिया तो कोई हरकत नहीं है। पर हम जैसे लोग जो रहते हैं गर्मी के प्रदेश में, जैसे साधारण देश में हम लोग रहते हैं, तो उनके लिए दही जरूरी नहीं है, और वो प्रोबायोटिक वाला कंसेप्ट है, तो वो 5 ग्राम दही से सॉल्व हो जाता है। इसलिए ज्यादा दही तो नहीं खाना चाहिए, पर केवल थोड़ा दही डेली खा सकते हैं। और जो उसको दही का रायता मात्रा बनाते हैं, जैसे दही में रायता रायता बना सकते हैं, पर उसके अंदर आपको काली मिर्च, सौंठ, पिपली, ये जीरा, सब डालना। और ये सब डालना बहुत जरूरी है। सिर्फ कम नमक और शक्कर डाल के नहीं होगा, मसाले डालना जरूरी होता है। अच्छा, और एक दूध के बारे में अभी जो आपने बताया, दूध में कुछ लोग क्या करते हैं, बादाम वो सब पीस के डालते हैं। अभी बादाम का और दूध का जो अपने हुआ आपका, तो वो क्या ज्यादा हेवी हो जाता है दूध में बादाम डाल के लेना?
दूध में दवा, वो तो हेवी तो होगा ही, बच्चों के लिए अच्छा है ना। आप बोल रहे थे कि दूध के अलावा क्या करना है, तो मैं बोल रही थी आलमंड मिल्क, 2 बादाम का आप दूध बना सकते हो और चाय बना सकते हैं। दूध के साथ बादाम ऐसा मैं नहीं बोली, क्योंकि इतना नहीं हेवी नहीं आपने नहीं ऐसे लेते हैं ना लोग कि वो चलता है। चलता है। दोनों गर्म चीजें हैं, मतलब दूध ऐसा, दूध का वीर्य जो होता है ना, जिस चीज के साथ मिल जाता है तो वो अपना संस्कार बदल देता है। तो दूध एक ऐसी चीज है कि बादाम भी उसके साथ में ले सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी और सुनीता जी, आप दोनों ने इतने शानदार तरीके से पोषण के बारे में हमें जानकारी दी। हम सब समापन की ओर चलेंगे, उससे पहले मैं सूचना जानकारी दे दूं। आज धनतेरस का दिन, परसों हम दिवाली मनाएंगे। दीपावली और धनतेरस सभी जानते हैं, हम दीपावली धनतेरस लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं बिल्कुल। और संपदा, हमारी संपदा कैसे बढ़े इसी तरह की हम भावना करते हैं। तो हमारे प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत भी मंगल भावना बताई गई है, जिसमें 9 प्रकार की संपदा की हम मंगल भावना करते हैं। तो वो मंगल भावना क्या है, क्यों करनी चाहिए, और आध्यात्मिक संपदा भी हमारी कैसे बढ़े। भौतिक संपदा की कामना तो सभी करते हैं, धन दौलत बढ़े, हमारे पास खूब मकान गाड़ी सब चाहिए हमें, लेकिन हमारी आध्यात्मिक संपदा कैसे बढ़े, हमारी सुख कैसे बढ़े, शांति कैसे बढ़े। इसलिए हमारे प्रेक्षा ध्यान में मंगल भावना का एक बहुत बढ़िया प्रयोग बताया गया है। तो कल धनतेरस दीपावली के अवसर पर हम हमारे भौतिक संपदा के साथ साथ आध्यात्मिक संपदा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर कल हमारा प्रयोग रहेगा। कल हमारा ओपन करेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, ये शुभ भावनाओं के साथ शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी, हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार, आभारी है। ओम अरहम। आज की मीटिंग हम यही एंड कर रहे हैं, कल सुबह इसी समय फिर जुड़ेंगे। ओम अरहम।